तो दिस इज योर थर्ड क्लास और ये आपकी होने वाली है आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड, पेपर 2 आर्ग्यूमेंट, जिससे हेडिंग पे हम काउंटर आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स पैचिंग अगर कुछ है आपके पेपर 2 में तो वो आर्ग्यूमेंट है। एस्टे में उतने मार्क्स आप पैच नहीं कर सकते, रिपोर्ट में आप उतने मार्क्स पैच नहीं कर सकते, ग्रामर में कर सकते हैं, बट ग्रामर में जितने मार्क्स आने की उम्मीद होती है उतने ही जाने की भी होती है। छोटी सी भी गलती आपके मार्क्स को कटवा सकती है। तो पेपर 2 राइटिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स जहां पे आप ला सकते हो वो आर्ग्यूमेंट का पार्ट होता है, दैट टू विदाउट डेटा, फैक्ट, न्यूज, कुछ भी मटेरियल के बिना, कुछ भी पढ़े बिना, सीधा सीधा कहूं तो कुछ भी पढ़े बिना, जस्ट बीइंग लॉजिकल। सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिकल होने की जरूरत है, थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और राइटिंग स्किल्स की जरूरत है, और आप आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स पैच कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई डेटा जरूरत नहीं, न्यूज जरूरत नहीं, कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए कि फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, और थोड़ा सा लॉजिकल आपको होना चाहिए। यहाँ मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग हो जाता हूँ, जब वो कहते हैं कि ऐसे लिखना चाहिए वैसे लिखना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि आर्ग्यूमेंट लिखने का सिर्फ एक तरीका है, जस्ट बीइंग लॉजिकल। सबसे पहली बात, पूछी क्यों जाती है? देखिए, आप चाहे फौज में हो चाहे नॉर्मल जिंदगी में, डिसीजन में बैलेंस बहुत जरूरी होता है। हमें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश होती है जो किसी भी चीज का, किसी भी डिसीजन का अच्छा और बुरा दोनों सोच सके। एक दूरदर्शी व्यक्ति हमें चाहिए होता है जो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोच सके कि इसकी अच्छाइयां क्या होंगी और इसकी बुराइयां क्या होंगी। अगर कोई काम हमें करना है तो वो क्यों करना है उसे पता होना चाहिए, उसे करने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा उसे पता होना चाहिए, उसे करने से क्या फायदा होगा और उसके करने में क्या बाधाएं आएंगी उसे ये सब पता होना चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट आपका वो बैलेंस चेक करती है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ जजमेंट। मैंने बताया था ना, पेपर 2 और इंटरव्यू बहुत ज्यादा अलग नहीं होते, वही क्वालिटी चेक होती है, बस यहाँ पे वो राइटिंग फॉर्म में है, वहां पे वो वर्बल फॉर्म में है। तो बैलेंस ऑफ जजमेंट आपका चेक होता है कि आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले क्या उसकी अच्छाइयां बुराइयां सब देख पाते हो और क्या वो बैलेंस में देख पाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे स्किल चाहिए हमें, राइटिंग स्किल। अब मैंने पिछले सेशन में आपको नहीं बताया था व्हाट इज कॉल्ड द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है, हम उसे कहते क्यों हैं? देखो, बताने को हजार तरीके हैं और मैं 2 घंटे 3 घंटे इस पे बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको 2 लाइनों में बताऊं कि राइटिंग स्किल है क्या, तो उसका मतलब है आपके दिमाग में आए हुए विचार, आपके दिमाग में आए हुए थॉट्स, यदि आप लिखकर सामने वाले को एज इट इज समझा सकते हैं तो आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं। एज इट इज मतलब जब वो पढ़ता है जो आपने लिखा है तो उसके दिमाग में एग्जैक्टली वो थॉट आना चाहिए जो सोचकर आपने लिखा है। वो इधर उधर की ना सोचे, ज्यादा दिमाग ना लगाए, ओवर थिंकिंग ना करे, उसका मतलब ना निकाले, कुछ नहीं, बस पढ़ते ही एग्जैक्टली वो थॉट उसके दिमाग में आ जाए जो थॉट आपके दिमाग में आने पर आपने वो लाइन लिखी थी। जिसे कहते हैं राइटिंग स्किल। मतलब आप सामने वाले को समझाने में पूरी तरह कामयाब रहो कि आपने क्या सोचकर लिखा है। समझे? तो राइटिंग स्किल
बस इतनी ही है, इससे ज्यादा तो इसमें बहुत सारी मैं परिभाषाएं बता दूं 2 घंटे इस पे बोलूं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इसका इतना ही है। अगर मैं आपका लिखा पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्यों लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या कहना चाहता था, कुछ नहीं, बस पढ़ते ही वो विचार दिमाग में आ जाए जो विचार आपके दिमाग में लिखते समय आया था। इतना क्लियर मेरा राइटिंग फॉर्मेट होना चाहिए, इतनी अच्छी मेरी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। और यही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी होना चाहिए। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले को एक बार भी ये ना कहना पड़े मतलब कहना क्या चाहते हो, सीधा समझ में आए आप कहना क्या चाहते हो। तो आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप बता सको। ये राइटिंग स्किल्स ऐसे में थोड़ा बहुत कम चल जाती है, रिपोर्ट में थोड़ा बहुत कम चल जाती है, बट आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट में ये राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको कोई पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई चीजें नहीं बतानी होती, यहाँ पे आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई स्कीम गवर्नमेंट लाना चाहती है, कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट लाना चाहती है और आपसे उस पर सलाह मांगी जाती है कि ये काम होना चाहिए और नॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे कॉमन टॉपिक अगर मैं आपसे कहूँ, क्या भारत में यूसीसी आना चाहिए? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो आप ये ना कहो कि मैंने उस किताब में पढ़ा है, मैंने वहां देखा है दूसरे देशों में, नहीं, लॉजिकल बनो। आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके हिसाब से, आपके पर्सनल लॉजिक से। और वो बात आप समझा भी पाओ साथ ही साथ। अपने दिमाग में तो आ जाती है, अरे इससे तो ये हो जाएगा, इससे तो वो हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, क्यों बढ़ जाए, आपको समझा पाओ 2 लाइनों के अंदर। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट आर्ग्यूमेंट की जो होती है, बैलेंस। आर्ग्यूमेंट की दूसरी रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस। 4 में 5 पॉइंट लिख दिया, अगेंस्ट में 2। 4 में 4 पॉइंट लिख दिया, अगेंस्ट में 5। सपोर्ट कर रहे हो आर्ग्यूमेंट के 10 पॉइंट देके और उसको अपोज कर रहे हो 4 पॉइंट देके, ये सबसे गलत चीज है। काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा बैलेंस में चलती है। अगर 4 पॉइंट आप सपोर्ट में लिख रहे हो तो 4 ही आप अगेंस्ट में लिखो, 5 पॉइंट आप सपोर्ट में लिख रहे हो तो 5 ही पॉइंट आप अगेंस्ट में लिखो। ठीक है। आप 3 तरीके से काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। फर्स्ट, सबसे बेसिक, एक पूरा पैराग्राफ सपोर्ट में लिख दो और दूसरा पूरा पैराग्राफ अपोज में लिख दो। ये सबसे बेसिक फॉर्मेट है काउंटर आर्ग्यूमेंट राइटिंग का। पूरा का पूरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ सपोर्ट में और दूसरा पैराग्राफ अपोज में। दूसरा जो फॉर्मेट है लिखने का, वो होता है तुलना करना, कंपैरिजन। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मुझे लगता है और उससे बच्चे समझ भी जाते हैं, आपने 9th 10th की साइंस में कंपैरिजन किया होगा डीएनए वर्सेस आरएनए, टेबल बना करके किया था। एक तरफ डीएनए एक तरफ आरएनए, पॉइंट नंबर 1 डीएनए दिस आरएनए दैट, पॉइंट नंबर 2 डीएनए दिस आरएनए दैट। तो दूसरा फॉर्मेट वो भी होता है कि आप टेबल फॉर्मेट में लिखते जाओ, एक तरफ फॉर दूसरी तरफ अगेंस्ट, ये काम क्यों होना चाहिए, दूसरी तरफ ये काम क्यों नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दूसरा फॉर्मेट ये होता है। ये दोनों बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है। तीसरा जो मैं रिकमेंड करता हूँ, लिखवाता हूँ, वो डेवलप किया है कि आप एक सब हेडिंग दें पॉइंट की, कोशिश करें कि वो सब हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, और अगर नहीं भी होती तो भी उसकी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से लिख पाए। और एक्सप्लेनेशन कोशिश करें कि मैक्सिमम 2.5 से 3 लाइन में वो खत्म हो जाए। यानी कि हम पहले एक हेडिंग डालेंगे, इंट्रोडक्शन, हम टॉपिक बताएंगे ये क्या है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ स्टेटमेंट।
देन हम डालेंगे सब हेडिंग, पॉइंट नंबर वन की हेडिंग और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर टू की हेडिंग फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर पॉइंट नंबर थ्री फिर उसकी हेडिंग फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही जितने पॉइंट हमें लिखने हैं वो लिख करके फिर हम डालेंगे स्टेटमेंट आर नॉट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट और अपोजिंग द स्टेटमेंट, वट एवर यू वांट टू राइट, वो लिख करके फिर पॉइंट नंबर वन हेडिंग फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर पॉइंट नंबर टू फिर हेडिंग फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही जितने पॉइंट फेवर में लिखे थे उतने ही पॉइंट उसके अगेंस्ट में लिखने हैं। देन वी विल राइट द हेडिंग कंक्लूजन एंड विल कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट हमेशा कंक्लूड होती है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आर्ग्यूमेंट हमेशा कंक्लूड होती है, लड़ाई झगड़ों में हमेशा कंक्लूजन ही आता है, समझे। तीसरी गलती, ये यहां तक ये सारी चीजें आप लोगों को पता है ऑलरेडी, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट, इसीलिए मैंने बताया था कि मैं लिख के नहीं कराऊंगा, बस फटाफट बता के निकलूंगा। तीसरी चीज जो गलती करते हो आप लोग वो है एक्सपेंशन वर्सेस एक्सप्लेनेशन। आप स्टेटमेंट्स को जब पॉइंट डालते हो, हेडिंग डालते हो कि इसलिए ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब उसे एक्सप्लेन करते हो तो उसे एक्सप्लेन ना करके उसे एक्सपेंड करते हो, ठीक है। जैसे आपने एक पॉइंट लिखा कि यूसीसी आने से डाइवर्सिटी कम हो जाए, लिख दिया, इट विल इफेक्ट द डाइवर्सिटी, एक पॉइंट आ गया। आपने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा, इफ द गवर्नमेंट launches the program under the UCC or change the law to the UCC, it will affect our diversity adversely। आपकी तरफ से बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हो गई, ये आपकी तरफ से तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हो गई, लेकिन एक्सप्लेनेशन में था क्या, वो जो आपने हेडिंग लिखी थी कि इट विल अफेक्ट द डाइवर्सिटी, एक्सप्लेनेशन में कहा बताया कैसे, आपने तो सिर्फ वही लाइन एक्सपेंड करके लिख दी, बस उसमें इस बार और लिख दिया कि यूसीसी आएगा तो, एक लाइन और लगा दी उसमें, इफ यूसीसी विल बी देयर, आपने वो लिख दिया, फिर उसके बाद वापस से हेडिंग लिख दी और क्लोज कर दी। जाके देखिए 90% कैंडिडेट ऐसे ही लिख रहे हैं, उसी हेडिंग को एक्सपेंड करके लिख देते हैं, जबकि एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए, रीजन ऑफ योर हेडिंग, कि आपने जो लिखा है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, बी लॉजिकल, ऐसा क्यों होगा, जो आपने लिखा है कि ये डाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगा तो क्यों करेगा, वो क्यों का जवाब क्यों नहीं है आपके एक्सप्लेनेशन में। जब तक क्यों या कैसे का जवाब आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगी वो एक्सप्लेनेशन नहीं कहलाएगी, समझ रहे हो। बहुत छोटी सी चीज है, बट हमें फर्क नहीं पता एक्सपेंशन और एक्सप्लेनेशन के बीच। जब तक आपकी कोई भी हेडिंग ये ना बता पाए कि क्यों और कैसे, वो पॉइंट कोई मैटर करता नहीं है। फोर्थ मिस्टेक, हम ऐसी चीजों को पॉइंट्स बनाते हैं जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। हमारा, दुनिया का तो है, हमारा कोई लॉजिक नहीं है। जैसे यूसीसी का ही पॉइंट ले लेते हैं कि यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो मैक्सिमम, मैं अगेन बता रहा हूं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा हुआ है,
लिखते हो ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लिखा हुआ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो इसमें आपका क्या लॉजिक है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं जो टाइम टाइम पे हटती और लगती रहती है। कभी सुप्रीम कोर्ट हटा देती है, लगा देती है, कभी पार्लियामेंट हटा देता है, लगा देता है। अमेंडमेंट्स आर देयर। तो आप ये कैसे कह देते हो एकदम से कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है? मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स में पॉइंट मिलता है ये। इट विल implies the DPSP एंड इट विल ये करेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स थे उनकी थिंकिंग को ये लाएगा, ये करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी करेगा, इसमें आपका क्या लॉजिक है? इसी का दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो आप एग्जांपल देने लगोगे कि इट्स इन अमेरिका, उसमें अच्छा कर रहा है ये, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इट्स इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स इन भूटान, इट्स इन दिस एंड दैट, कि यहाँ भी है वहां भी है, होना चाहिए। अरे किसी देश में है इसका मतलब क्या भारत में लगा दें? लॉजिक कहाँ गया? मिस्टर राहुल गुज्जर, कैमरा बंद है, दोबारा नहीं होना चाहिए किसी का। कि हम एग्जाम्पल देने लग जाते हैं इस कंट्री का, उस कंट्री का, यहाँ पे हो रखा है, वहां पे हो रखा है। देखिए, कंट्रीज में कितना बड़ा डिफरेंस है ये तो आपको भी पता है। जब आप कहते हैं कि अमेरिका में कोई कानून है, भारत में भी होना चाहिए। अमेरिका का साइज देखा है जियोग्राफिकली? भारत का देखा है? अमेरिका की पॉपुलेशन देखिए, भारत की देखिए। अमेरिका में रिलीजियस डाइवर्सिटी देखिए, भारत में देखिए। अमेरिका का लिटरेसी रेट देखा है, भारत का देखा है? अमेरिका में टॉलरेंस देखिए, भारत की देखिए। अमेरिका की इकोनॉमी पर कैपिटा देखिए, भारत की देखिए। तो जस्ट बिकॉज ये कह देना कि वहां पे हो रखा है तो यहाँ पे भी कर दो, लॉजिकल है? तो माय पॉइंट इज कि कहीं पे लिखा हुआ है, किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट इवन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, या फिर किसी देश ने कर दिया, ये आपके पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। आपका खुद का लॉजिक होना चाहिए कि ये काम क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। और वो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होना चाहिए कि आप ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं, रीजन होना चाहिए उसके पीछे। अरे हम आपसे कहते हैं कि आपके घर में कोई काम होना चाहिए, मान लीजिए आपके पिताजी आपसे कोई सलाह मांगते हैं कि आपके घर में ये काम होना चाहिए। आप कहते हो नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। पहला ही क्वेश्चन क्या आएगा? क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचते हो, बताओ हमें। तो ऐसे ही तो एडवाइस ही तो मांगी जा रही है कि यूसीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या बेहतर है, ये बेहतर है या वो बेहतर है। जैसे एक सिंपल आर्ग्यूमेंट जो शायद 2 बार आ भी चुकी है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, क्या बेहतर है? तो आपके पास दोनों के रीजन होने चाहिए, राइट? अब यहीं से मैं अगली अगली चीज बताता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन, तो जब भी कंपैरिजन दो चीजों के बीच में हो तो बुराई किसी की भी नहीं करते। ये लाइफ में भी काम आएगा आपको। जब कंपैरिजन दो चीजों के बीच में हो तो बुराई किसी की भी नहीं करते। एक तरफ जहां हम लिख रहे होंगे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन अच्छी है, तो दूसरी तरफ ये नहीं लिख रहे होंगे कि ट्रेडिशनल एजुकेशन अच्छी है या बुरी है। हम लिख रहे होंगे कि मॉडर्न एजुकेशन अच्छी है। कंक्लूजन में बताएंगे दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं।
लेकिन बुराई किसी की भी नहीं होगी। भले ही ये कंपैरिजन और के साथ में हो, वर्सेस के साथ में हो, बेटर देन के साथ में हो, ये कीवर्ड किस कोई भी हो सकते हैं, कंपैरिजन कीवर्ड कोई भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन और लग गया, ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन वर्सेस लग गया, ट्रेडिशनल एजुकेशन इज बेटर देन मॉडर्न एजुकेशन, बेटर देन लग गया। कंपैरिजन कीवर्ड कोई भी लग जाए, लेकिन बुराई कोई सी की नहीं करनी, दोनों के अच्छे अच्छे पक्ष बताने हैं। यही अगर वो कह दे कि कोई चीज बुरी है, दोनों की बुराई बुराई बतानी है, तो उनमें दोनों में कंपैरिजन करना ही नहीं होता, भले ही वहां पे लिखा हुआ है। समझे? और अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो यस, उसकी अच्छाई बताओ, उसकी बुराई बताओ। जैसे यूसीसी इज गुड, किसी से कंपैरिजन नहीं है, तो एक तरफ यूसीसी इज गुड, दूसरी तरफ यूसीसी इज बैड। लेकिन अगर कंपैरिजन है तो दोनों गुड गुड रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट मिस्टेक, कभी भी काउंटर आर्ग्यूमेंट में अपने ही पॉइंट्स को नहीं काटते, कभी भी नहीं काटते। जैसे आपने, कोई भी गवर्नमेंट ने आपसे पूछा कि ये डिसीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये प्लान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और आपने एकदम से कहा कि इट विल बिकम एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द कंट्री। ठीक है, आपने पॉइंट दे दिया कि इससे तो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा देश का। जैसे मान लेते हैं कि ये फ्री राशन परमानेंट कर देना चाहिए, तो आप कहते हो कि ये तो परमानेंट इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा देश पे। वहीं तुरंत जैसे ही आप ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख के दूसरी तरफ जाते हो, अगेंस्ट में फेवर में जाते हो आप दूसरी तरफ, आप वहां पे लिख देते हो कि इट विल हेल्प टू बूस्ट द जीडीपी। अरे एक तरफ तो आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि तो जीडीपी बढ़ जाएगी, तो कभी भी अपना पॉइंट काउंटर नहीं करते मेजरली। मतलब डायरेक्ट सेंस में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माइनर सेंस में भी काउंटर ना हो, माइनर सेंस में काउंटर हो सकता है, बट डायरेक्टली बाय वर्ड काउंटर नहीं होना चाहिए अपना अपना ही पॉइंट। यानी कि मैं ऐसे 5 पॉइंट दे रहा हूं जो इतने सॉलिड हैं कि मैं भी नहीं काट सकता उन्हें, जो है तो है, सत्य है तो सत्य है। अपना ही पॉइंट नहीं काटते। समझे? अरे समझ गए? नेक्स्ट, बीइंग लॉजिकल पे ही बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, किसी देश ने किया हुआ है, ये एग्जांपल है वो एग्जांपल है, ऐसे पॉइंट नहीं लिखते, बताया था अभी। हम ऐसी प्रॉब्लम्स पे भी पॉइंट नहीं लिखते जो कि सॉल्व की जा सकती है। हम ऐसी प्रॉब्लम्स को भी मेंशन नहीं करते जो कि सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे आप कहते हो इट विल क्रिएट एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन जुडिशरी, तो क्या करें? बर्डन आए तो आए, काम तो होना चाहिए। देयर इज नॉट सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे तो बनाओ। ये कौन सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बनाओ उसे। तो ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व की जा सकती हैं, हम उन्हें लॉजिकल पॉइंट नहीं मानते। अब सोचो कि अगर ये कहा जाए कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए सरकार से? अरे तो बनाओ ना। अब मान लीजिए दुनिया में युद्ध का माहौल चल रहा है ना, और आप कहते हो हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं है, तो आप पहली बात क्या कहोगे? अबे तो बनाओ।
नहीं बना सकते, खरीदो, कुछ तो करो। तो ऐसी समस्याएं जिनका समाधान अवेलेबल है वो लॉजिकल पॉइंट नहीं बनती। जैसे मैंने एक आर्ग्यूमेंट इस बार कराई और आने के चांसेस भी हैं कि सेडिशन जो क्राइम में से हटाया है, आईपीसी से में हटाया है, इससे देश का भला होगा या बुरा होगा? ठीक है, आने के चांसेस भी हैं सेडिशन के ऊपर इस बार। मैं बताता हूँ कि सेडिशन शुड बी ए क्रिमिनल एक्टिविटी और नॉट। तो उसमें मैक्सिमम बच्चों ने एक पॉइंट लिखा, इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन जुडिशरी। मैंने पूछा भाई कैसे? तो उन्होंने कहा सर जब वो क्राइम ही नहीं होगा तो उसके जितने केसेस हैं वो सब खारिज हो जाएंगे और आगे नए केसेस आएंगे नहीं, जुडिशरी पे बर्डन कम हो जाएगा। देखा जाए तो लॉजिकल है ना, कि भाई जितने आज तक के केस पड़े हैं सब पेंडिंग में थे, वो सब खत्म हो जाएंगे, आगे नए केस आएंगे नहीं तो केस कम हो जाएंगे, तो जुडिशरी पे बर्डन कम हो जाएगा। लॉजिकल है, मान लिया मैंने। लेकिन इस लॉजिक से तो मर्डर को भी डिक्रिमिनलाइज कर दो तो केसेस और कम हो जाएंगे। चोरी को भी कर दो, डिक्रिमिनलाइज कर दो उन्हें भी, तो केसेस और कम हो जाएंगे। जुडिशरी खाली बैठ जाएगी, सारी जितनी आईपीसी है सारी को कह दो सब लीगल है, कुछ ही करो, तो हो गया, जुडिशरी पर बर्डन खत्म हो गया। बट क्या पॉइंट लॉजिकल होना चाहिए कि जुडिशरी पे वजन कम करें? क्यों करें? न्याय जरूरी है जुडिशरी का वजन? तो लॉजिक ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आप अपना लॉजिक लगा रहे हो वही होना चाहिए, वो दुनिया की नजर में भी ठीक होना चाहिए, वरना अपनी नजर में तो आप सारे ही लॉजिक सही लगाते हो। ठीक है, क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए चीजों का। जैसे मैंने बताया सेडिशन, अरे राहुल जी उठ जाओ, सुबह हो गई, सुबह हो गई। मिस्टर ऋतिक, कैमरा ऑन करिए। जैसे सेडिशन का यहाँ पे मतलब है, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए सेडिशन क्या होता है, वरना तो पूरी आर्ग्यूमेंट अलग डायरेक्शन में ले जाओगे आप। कि सेडिशन क्या होता है? राजद्रोह होता है। लोग इसे ट्रीजन से कंफ्यूज कर जाते हैं कि ट्रीजन और सेडिशन एक होता है। ट्रीजन होता है राष्ट्रद्रोह, यानी टेरर एक्ट, देश के खिलाफ। सेडिशन होता है राजद्रोह, यानी राजा के खिलाफ। यानी कि अगर आप अभी करंट सरकार को पसंद नहीं करते दैट इज सेडिशन, और आप पूरे देश को पसंद नहीं करते दैट इज ट्रीजन। तो छोटे छोटे वर्ड्स में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आपकी पूरी आर्ग्यूमेंट का सत्यानाश कर सकती है। आपको पता, बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए क्या है। समझे कि सेडिशन मतलब राजद्रोह, राजा का द्रोह। करंट जो सरकार चल रही है वो हमें पसंद नहीं है। तो ये कुछ जनरल मिस्टेक्स हैं जो आपके आर्ग्यूमेंट्स में पाई जाती हैं। जैसे ही आप इन सबको ठीक कर लोगे आप बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट लिख पाओगे। ऑन एन एवरेज मैं सजेस्ट करता हूं कि 5 पॉइंट फेवर में 5 पॉइंट अगेंस्ट में होने चाहिए। एक अच्छा खासा इंट्रो लिखा होना चाहिए और एक अच्छा खासा कंक्लूजन लिखा होना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर हर पॉइंट पे एक एक नंबर भी आया तो भी आर्ग्यूमेंट में 10 से 12 नंबर कंफर्म हो जाता है। अगर एक एक भी आ गया, ज्यादा आ गए, बहुत अच्छा पॉइंट लिख दिया तो बात ही अलग है।
दूसरी बात, हमेशा कोशिश करो, ये वो है जो वैल्यू एडिशन है, बाकी बेसिक चीजें मैंने बता दी, ये वैल्यू एडिशन है। हमेशा कोशिश करो कि 5 में से 3 पॉइंट तो भले ही बेसिक और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, लेकिन 2 पॉइंट बहुत ही यूनिक और आर्टिकुलेटेड होने चाहिए। यानी कि 3 पॉइंट तो भले ही वो उनकी एक्सप्लेनेशन ना पढ़े, वो पढ़ते ही समझ जाए अच्छा ये लिखा हुआ है, हेडिंग से ही समझ जाए और आगे निकल जाए, बट 2 पॉइंट पे कम से कम एग्जामिनर को मजबूर कर दो कि वो आपकी एक्सप्लेनेशन पढ़े और पढ़ के बोले वाह बच्चे ने क्या सोचा है। तो 5 में से 2 पॉइंट में आर्टिकुलेशन और मीनिंग और यूनिकनेस होनी चाहिए, भले ही 3 उनमें से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इजी और बेसिक हो। इन आर्ग्यूमेंट ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, मैं ऐसे में कहता हूं ऑलवेज ट्राई टू बी जनरल। ठीक है, जनरलाइज करो ऐसे को जितना कर सको, जितना बेसिक लिखो उतना बेसिक लिखो, ऐसे में कोई फालतू दिमाग मत लगाओ। आर्टिकुलेशन अच्छी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फैक्ट डेटा न्यूज ये वो इतना ज्यादा मत घुसाओ उसमें। जितना इजी स्टोरी वे में लिखोगे समझा पाओगे अच्छा है, बट आर्ग्यूमेंट में जितनी यूनिकनेस ला पाओगे उतना अच्छा है। जनरल चीजों से हटकर जितना लिख पाओगे उतना बेहतर रहेगा। जितना एग्जामिनर को पढ़ने में मजबूर करोगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। जबकि ऐसे में इसका उल्टा होता है कि एग्जामिनर को आप पढ़ने पे मजबूर करते हो तो मार्क्स कम आते हैं, आर्ग्यूमेंट में पढ़ने पे मजबूर करते हो तो मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो अगर 5 पॉइंट लिख रहे हो तो उनमें से 3 भले ही बेसिक हो, लेकिन 2 यूनिक, आर्टिकुलेटेड और बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, अपना सबसे बड़ा पॉइंट जो भी आपके पास बने कि इससे बेहतर पॉइंट तो मैं लिख ही नहीं सकता, हमेशा उसे पहले नंबर पर। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपको लगता है कि मेरे जैसा कोई सोच ही नहीं पाएगा उसे पहले नंबर पर लिखो। फिर बीच में 3 पॉइंट इजी बेसिक डालो, फिर फिफ्थ बहुत अच्छा लिखो। स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लड़ाई में यही याद रखा जाता है पहले किसने मारा और लास्ट में कौन पिटा, बीच में किसने कितना किसको मारे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो हमेशा जो आपके 2 यूनिक मेजर पॉइंट है पहले और पांचवी पे रखो, बीच में बेसिक घुसा दो, और अगर सारे ही बहुत अच्छे रख सको रखो, अगर रख सको तो। लेकिन 5 पॉइंट इतने यूनिक इतने कम समय में सोचना थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बेसिक्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूनिक हम तो किताब ही छाप के मानेंगे, ऐसा नहीं है। इसके बाद बारी आती है कंक्लूजन की। नेवर टिल्ट ऑन अ साइड, नेवर एवर टिल्ट ऑन अ साइड। कभी भी बायसनेस मत दिखाओ किसी भी के लिए भी, किसी भी पॉइंट के लिए मत दिखाओ। कहते हैं यूसीसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमेशा हम एक ही बात पे अड़े रहेंगे, हमेशा कंक्लूजन में आर्ग्यूमेंट में एक ही बात पे अड़े रहेंगे। दिस कैन बी गुड फॉर नेशन or for the development or for the humanity, but first we have to work on its flaws. The results can be good, but if implemented carefully. मतलब हम कभी कहेंगे ही नहीं ये काम कर दो, और हम कभी ये भी नहीं कहेंगे कि ये काम मत करो। हम जजमेंट देंगे ही नहीं, हम हमेशा बैलेंस पे रहेंगे कि हाँ करो, बट पहले इसकी कमियों पे काम करो। समझे। तो कंक्लूजन हमेशा बैलेंस ही रहेगा, कुछ भी कर लो चाहे। कभी भी ये नहीं कहना, जजमेंट तो कभी देनी ही नहीं है कि ये काम कर लो ये काम मत करो। जैसे मॉडर्न एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, कभी नहीं कहेंगे हम ट्रेडिशनल अच्छी है, कभी नहीं कहेंगे मॉडर्न अच्छी है। कंक्लूजन में अपने अपने पॉइंट्स में तो बताएंगे दोनों अच्छी है, बट कंक्लूजन में कभी नहीं कहेंगे कौन सी सबसे अच्छी है, नहीं दोनों बढ़िया है अपनी अपनी जगह।
हम कह देंगे ट्रेडिशनल एजुकेशन इतने लंबे समय से चलती आई है, अभी तक उसने ह्यूमंस को इतना डेवलप किया है कि वो मॉडर्न एजुकेशन तक आ गए, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन भी अच्छी है ताकि वो और आगे जा पाए। वर्ड्स के साथ खेलेंगे, जजमेंट कभी नहीं देंगे। ठीक है, नाउ वी विल गो बैक टू द आर्गुमेंटेटिव एस्से या कंपैरेटिव एस्से। तो जो मैंने पहला फॉर्मेट बताया आर्ग्यूमेंट लिखने का, कि एक स्टेटमेंट से पूरा पैराग्राफ, दूसरे स्टेटमेंट से पूरा पैराग्राफ, हम एस्से में वही करते हैं। जो मैंने 6 पैराग्राफ फॉर्मेट आपको बताया था, हम उससे शिफ्ट कर जाते हैं 5 पैराग्राफ मैक्सिमम, वरना 6 पे ही रहते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा लिंकिंग पैरा, तीसरा मेन बॉडी पैरा 1 स्टेटमेंट के फेवर में या कंपैरेटिव डिग्री 1 पे, दूसरा स्टेटमेंट के अगेंस्ट में या कंपैरेटिव डिग्री 2 पे, तीसरा अगर लिखना है तो हमेशा सेम गवर्नमेंट सॉल्यूशंस, एनजीओज, एक्सपर्ट व्यूज, देन द कंक्लूजन। नहीं भी लिखना है गवर्नमेंट वाला तो चल जाएगा, कंपैरेटिव में कोई ज्यादा बड़ी बात होती नहीं, क्योंकि जब आप किसी की अच्छाइयां या बुराइयां लिख रहे होते हैं तो आप 40-50 वर्ड से ज्यादा यूज करते हैं, और हमें वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना है। होपफुली थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? चलो, तो मैंने कहा था आप लोगों को ऐसे सिखाने के बाद कि ऐसे प्रैक्टिस करना, तब जाके 6 पैराग्राफ फॉर्मेट में थोड़ा आप लोग इसे डालना सीख पाओगे अपनी नॉलेज को। किसी ने प्रैक्टिस किया, कोशिश की करने की, कर पाए? कितने टॉपिक्स प्रैक्टिस किए आप लोगों ने अभी तक? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद ही बात करेंगे लंबी। पहले जो सिखाना था वो हो गया।